सर अंतिम सवाल और है हमारा। अभी हाल ही में ही करीब आरएसएस के 100वां वर्षगांठ मनाया गया है, वो भी दिल्ली। तो करीब 4 दिवसीय उनका जो कार्यक्रम चला है उसमें संघ प्रमुख, मैं देख रहा था, संघ प्रमुख ने 2 बातें तो काफ़ी सारी बोली, लेकिन जो मुख्य हैं जो मैंने उनको देखा तो उन्होंने पहले ये बोला कि जो भारत देश है वो बुद्ध का देश है। और फिर उसी के तत्काल एक और स्टेटमेंट दिया कि भारत के अलावा कोई बुद्ध देश नहीं है। क्या बुद्धिस्ट जो कंट्री है क्या भारत के अलावा है? नहीं है। अच्छा, मैंने कुछ कंट्री तो ऐसे देखी है कि उनका जो धर्म है वो राष्ट्रीय धर्म वो बौद्ध धर्म ही है। देखिए एशिया में 50% से ज्यादा देश बुद्धिस्ट हैं सीधे तौर पर, या तो बुद्धिस्ट हैं या उनमें बुद्धिस्टों की संख्या, बौद्धों की संख्या भारी मात्रा में। आप अपने आसपास देख लीजिए, चाहे वो कंबोडिया हो, चाहे वो थाईलैंड हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो सिंगापुर, ये सारे बौद्धों के देश हैं। एक बात हुई। दूसरी बात, आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को एक खास बात मैं ये बता दूं कि आरएसएस है क्या। अगर बहुत कम शब्दों में अगर ये बताऊं तो मेरा मानना है कि आरएसएस 10 मुंह से बात करता है। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, संघ प्रमुख अलग बात करते हैं और सरकार अलग बात करता है, उसके अलावा ऑर्गेनाइजर से अलग बात होती है, पंजन से अलग बात होती है, प्रचारक अलग बात करता है, प्रवक्ता अलग बात करता है, विचारक अलग बात करता है, उसका लेखक अलग बात करता है, मंच से अलग बात करते हैं, शाखा में अलग बात करते हैं, कैडर में अलग बात करते हैं, और इस तरीके से वो 50 मुंह से बात करता है आरएसएस जो है, और उसकी बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता। वो कभी कहते हैं बुद्ध का देश है, लेकिन बुद्ध के खिलाफ वो अभियान चला रहे हैं। वो कहते हैं अम्बेडकर का देश है, अम्बेडकर के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। वो कह रहे हैं ज्योतिबा फूले महात्मा गांधी का देश है, तो उन दोनों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। तो जितने भी दलित और पिछड़े हुए लोगों के महापुरुष हैं, जब भाजपा या आरएसएस ये कहती है कि ये बुद्ध का देश है या अम्बेडकर का देश है या गांधी का देश है, तो ये समझ जाइए कि उनके विचारों के खिलाफ वो आंदोलन चला रही है, बहुत तेजी के साथ में उनके विचारों को खत्म कर देना चाहती है। तो आरएसएस जो कहती है उसका उल्टा ही हमेशा करती है, 10 मुंह से बात करती है, तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अच्छा सर, संघ प्रमुख ने एक और बात बोली कि जो बीजेपी सरकार है वो आरएसएस की बातों को न मानकर, आरएसएस की कोई भी नीति को न मानकर वो उसके निर्णय स्वयं के होते हैं। लेकिन इसी 15 अगस्त 2025 में जब हमारा देश आज़ाद के रूप में उत्सव मनाया जाता है 15 अगस्त को, तो नरेंद्र मोदी जी लाल किले से भाषण देते हैं, एक आरएसएस का जिक्र करते हैं, प्रमुख मना करते हैं और मोदी जी वहां से नाम लेते हैं। मैंने भी क्या कहा था कि आरएसएस, समझ नहीं आया है। मैंने कहा ना आरएसएस 10 मुंह से बात करता है, उसकी बात का भरोसा करना आसान नहीं है, समझ रहे हैं। जैसे अगर ये लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा के निर्णय अपने होने चाहिए, तो मैं ये जानता हूं और आप भी ये जान लें कि आरएसएस के अंडर में भारत में 300 से ज्यादा संगठन, सीधे तौर पर बड़े संगठन की बात बता रहा हूँ, वैसे हजारों संगठन है, 300 से ज्यादा बड़े संगठन, अनुषंगिक संगठन इसके लिए सीधे तौर पर काम करते हैं आरएसएस के लिए, और सामाजिक और राजनीतिक दोनों किस्म के संगठन है। उसी तरीके से भाजपा उसका एक राजनीतिक संगठन है, एक पॉलिटिकल विंग है। बीजेपी के निर्णय बड़ी मात्रा में आरएसएस से प्रभावित होकर के आते हैं। आप देखें बीजेपी में बहुत सारे पद ऐसे हैं जिन पे आरएसएस का ही व्यक्ति आ सकता है। जैसे बीजेपी में संगठन मंत्री का एक पद होता है जिसमें आरएसएस का व्यक्ति ही नियुक्त किया जाता है, दूसरा कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो बहुत सारी मामले हैं जिसमें बीजेपी कोई स्वतंत्र नहीं है, आरएसएस जो निर्णय लेता है वही उसी तरीके से निर्णय लिए जाते हैं। और एक बात और भी हमें याद रखनी चाहिए कि बीजेपी आरएसएस किसी भी तरीके से आपस में लड़ाई दिखाने की कोशिश करे, वो अंदर खाने, वो सारे लोग एक हैं, उनमें अंदर खाने किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं है, वो इस बात को समझ गए। इस बात को एक उदाहरण से आपको समझा दूं मैं जी कि 2004 में जब चुनाव हुए तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, उससे पहले प्रधानमंत्री रहे थे वो 1999 से 2004 तक। तो जब भाजपा, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव हार गई, चुनाव हार जाने के बाद में अटल बिहारी वाजपेयी शिमला गए और अपनी छुट्टियां मनाने लगे। शिमला में कुछ पत्रकार, टीवी पत्रकार उनके पास पहुंचे, उन्होंने जब उनका इंटरव्यू लिया तो अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरी हार का ठीकरा नरेंद्र मोदी और आरएसएस को फोड़ दिया। उसने कहा कि 2002 में अगर नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगे के बाद अगर आरएसएस के लोग ना बचाते, अडवाणी जी अगर ना बचाते, तो आज मेरी सरकार नहीं आती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आती। इसके लिए आरएसएस और नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। ये सीधे तौर पर उन्होंने आरोप लगाया अपने इंटरव्यू में। उसे चाहे तो आप पढ़ लीजिएगा, बहुत सारी किताबें उस पर लिखी हुई हैं, गूगल पे भी मिल जाएगा। उसके बाद में सरकार चलेगी, तो अब देखें 10 साल तक आरएसएस और बीजेपी की सरकार नहीं आई।
2004 से 14 तक सरकार नहीं आई और आरएसएस और बीजेपी के बीच में काफी खींचतान भी हुई। लेकिन 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार जब तय करने की बात आई तो गुजरात में एक बैठक हुई। उस बैठक में बताते 3-3.5 घंटे बैठक चली। उसमें नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत और सरकार रेबा 3 लोग सिर्फ शामिल थे। उसकी मीडिया फुटेज भी नहीं आई, उसमें क्या बातें हुई क्या नहीं हुई ये पता नहीं लगा। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट ने ये बताया कि 2 बातें खास तौर पर निकल करके आई। पहली ये थी भाजपा की तरफ से कि अगर बीजेपी की तरफ से एक बात ये कह दी गई कि आप लोग हमारा पूरी तरह से जो समर्थन करेंगे और अगर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों का कोई काम अगर नहीं करती तो आरएसएस के लोग ये समझेंगे कि बीजेपी उस काम को करने की स्थिति में नहीं है और उनके खिलाफ कोई अभियान नहीं चलाएंगे। बात समझ में आ रही जी। क्या? यानी कि बीजेपी ने कहा कि अगर हम सत्ता में आ गए और हम आरएसएस के लोगों का कोई काम नहीं कर पा रहे हैं तो आरएसएस को खुद ये समझना है कि बीजेपी उस काम को करने की स्थिति में नहीं है, तो बीजेपी के खिलाफ कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया जाएगा या उनके खिलाफ कोई किसी प्रकार का नैरेटिव नहीं बनाया जाएगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, आरएसएस ने ये एक बात अपनी रखी कि अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है तो उसका ठीकरा जैसे 2004 में आरएसएस को फोड़ा गया उसका ठीकरा आरएसएस पर नहीं फोड़ा जाएगा। ये 2 सहमतियां बहुत सामान्य तौर पर बन गई और उस वजह से प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को घोषित कर दिया गया और देखा आप लोगों ने कि वो 2014 में सरकार बन गई। तो 2014 से आज तक 10-11 साल हो गए। आप देखें इनमें बाहर ये कितना भी दिखाएं कि इनमें आपस में झगड़ा है, नरेंद्र मोदी में, मोहन भागवत में 75 साल को लेकर के कोई झगड़ा है या बीजेपी अध्यक्ष तय नहीं हो रहा पर उसको लेकर कोई झगड़ा है। मेरा मानना है कि इनके अंदर कोई झगड़ा नहीं किसी भी तरीके का, ये सारे लोग एक हैं और ये आपको दिखाने के लिए, गुमराह करने के लिए, बरगलाने के लिए कि इनमें कलह चल रही है, ऐसे कोई कलह नहीं है। बीजेपी और आरएसएस एकदम से एक है। अच्छा, एक सवाल और है सर, आप बहुजन महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एक बीते पीछे समय दिनों में जो कार्यक्रम हुआ उसके बाद बड़ी निष्क्रियता से देखने को मिल रहा है और बड़ी उपेक्षा है लोगों को आपसे, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं बहुजन महापुरुषों को लेकर के, और किसी प्रकार की बहुजन महापुरुषों की विचारधारा से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं देखने को मिलता है। तो ऐसी निष्क्रियता और आप निष्क्रियता को देखते हुए और आगे का आपका क्या स्टैंड है? नहीं, एक बात तो ये है कि मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ बहुजन महासभा का। अध्यक्ष तो एक जिम्मेदारी होती है, लेकिन मैं भी जितने बहुजन महासभा के कार्यकर्ता मेरे भाई हैं उसी तरीके से मैं एक कार्यकर्ता हूँ, पहले मैं ये बता दूँ। दूसरा ये कि मैं इस बहुजन समाज और बहुजन राजनीति को पढ़ करके यहाँ तक आया, बहुजन समाज पार्टी को पढ़ करके यहाँ तक आया, बहुजन मूवमेंट को पढ़ करके यहाँ तक आया और महापुरुषों को पढ़ करके जब मैं यहाँ तक आया तो बहुत सारी चीज़ें हमको दिखने लगी। और पिछले कुछ साल से हमें ये चीज़ें 1-2 साल से दिख रही थी कि जिन पार्टी या जिन संगठनों को वो लड़ाई लड़नी चाहिए, हमारे दलित समाज के आरक्षण की लड़ाई, उसकी शिक्षा की लड़ाई, उसकी रोटी रोजगार की लड़ाई, उसकी शोषण की लड़ाई लड़नी चाहिए, उसके रिजर्वेशन की लड़ाई लड़नी चाहिए, वो पार्टियां अब उस लड़ाई को नहीं लड़ रही हैं या उन्होंने एकदम से उस लड़ाई को छोड़ दिया है। आज आप देखें, हो सकता है कि मेरी बात बहुत सारे लोगों को ठीक ना लगे, लेकिन ये एकदम सही बात है कि दलित समाज की जो पार्टियां, खास करके बहुजन समाज पार्टी, उसके एजेंडे में आज शिक्षा नहीं, शिक्षा पर कोई लड़ाई एक भी आंदोलन हुआ हो तो मुझे बता दीजिए। उसके एजेंडे में आरक्षण नहीं है, आरक्षण पर कोई आंदोलन कर दिया हो तो मुझे बता दीजिए। उसके एजेंडे में रोजगार नहीं है, रोजगार पर कोई आरक्षण, कोई जो है लड़ाई की हो या आंदोलन किया हो तो बता दीजिए। उसके एजेंडे में स्वास्थ्य नहीं है, उसके एजेंडे में रोटी रोजगार नहीं है, उसके एजेंडे में शोषण भी नहीं है। शोषण किसी भी तरीके का होता है तो आज देखें, आजाद समाज पार्टी या भीम आर्मी पहुंचती है, बहुजन समाज पार्टी का कोई आदमी शायद पहुंचता, मुझे है ना, मुझे नहीं दिखता। तो वो जो दलित समाज के अपने जो एजेंडे, जो अपने मुद्दे हैं सही में, जिनको लेकर के वो पार्टी बनी, मुझे लगता है कि उन मुद्दों को लेकर के वो लड़ाई नहीं जो है लड़ती बहुजन समाज पार्टी। जिन मुद्दों को लेकर के उसको लड़ना चाहिए। साहब कांशीराम ने कहा कि एक समय के बाद हमको सरकारी नौकरियों में आरक्षण से आगे बढ़ जाना है, हमको सरकारी नौकरियों में आरक्षण लेने के साथ साथ हमको प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण कैसे मिलेगा, इसकी लड़ाई लड़नी है। और आज मैं देखता हूं कि जब हमें यहाँ होना चाहिए था कि हमारी सारी सरकारी नौकरियों के पद भर गए होने चाहिए थे, एक भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए था, हर विभाग में सरकारी जितने पद हैं वो सारे दलितों के जो है जितना रिजर्वेशन है उस हिसाब से भर दिए होते। उसके बाद आज हमें प्राइवेट सेक्टर में कैसे आरक्षण मिलेगा उसकी लड़ाई मजबूती से लड़ रहे होते, और शायद साहब कांशीराम अगर होते तो प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की लड़ाई हम लोगों ने लड़ करके उसको लागू करा दिया होता। आज लड़ाई है कि आरक्षण जो है प्राइवेट सेक्टर में कैसे मिलेगा। देखिए, नौकरियां जो रोजगार हैं देश में, अगर 100 नौकरियां हैं तो उसमें से 98 नौकरियां, 97-98 नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में निकलती हैं। सरकारी सेक्टर में सिर्फ 2% नौकरियां हैं, 1.5-2%। अब साहब ने कहा जब ये 1.5-2% नौकरियां जो सिस्टम को चलाती हैं, इनमें जब हम लोग अपने पद भर लेंगे उसके बाद हमारी मुख्य लड़ाई शुरू होगी। और जो मेन लड़ाई है वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर जो पूरे देश को चलाता है, जिसके पास में कुल पूंजी का लगभग 98%, 97% उसके पास में हिस्सा है,
जो बड़ी बड़ी फर्में हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं, उनमें हम आरक्षण के उनमें हम कहीं नहीं है। हम नीचे से लेकर के ऊपर तक नहीं, सिर्फ 4th क्लास कर्मचारी तक हम लोग बन जाएंगे, या हमें सफाई कर्मचारी बना देंगे, या कहीं लेबर के रूप में रख लेंगे, कहीं पैकिंग वाले के रूप में हम लोगों को रख लेंगे, या किसी और काम पर रख लेंगे। लेकिन जो उनके मुख्य पद है, मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, या CEO है, या उस तरीके के जो पद हैं, साहब ने कहा कि हमें अब वहां तक पहुंचना है, और वहां तक हम तब पहुंचेंगे जब प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण होगा। वो लोग दलितों को तो लेंगे नहीं। तो साहब ने कहा कि अगली लड़ाई प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण के लिए होनी चाहिए। तो आज मैं देखता हूं कि आज तो हमें प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू करा देना चाहिए था अब तक, लेकिन हम तो सरकारी नौकरियों में आरक्षण नहीं बचा पा रहे हैं। हम कितना पीछे चले गए। हम सोचना चाहिए, हमारे समाज को सोचना चाहिए कि हम सरकारी नौकरियों में आरक्षण की लड़ाई को नहीं लड़ पा रहे हैं, जबकि इसको कंप्लीट करके हमको प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की लड़ाई को लड़ देना चाहिए था और उसको जीत लेना चाहिए था इस समय तक आते आते तो। लेकिन हम सरकारी नौकरियों में भी पीछे चले गए। जो नौकरियां हमारे पास में थी वो भी जा रही हैं, और जो नौकरियां आगे बनने वाली थी उनको स्कूल बंद करके या जो बाकी मंत्रालय और विभाग बंद करके उनको खत्म कर दिया जा रहा है। तो सरकारी सेक्टर भी हमारा खत्म हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर की लड़ाई तो हम लोग भूल ही गए कि उसमें आरक्षण होना चाहिए। तो जो दलित समाज के अपने जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को दरअसल वो लोग भूल गए। इसीलिए छोटी सी कोशिश के रूप में हम लोग आ गए हैं। बहुत सारे लोग और भी उस लड़ाई को लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और अब उस लड़ाई को हम तेजी से लड़ेंगे। अब जो है अभी रही बात आपने कहा कि निष्क्रियता की, तो कभी कभी जो है आपको दिखता है कि जो जब हम बाहर देखेंगे तभी हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कभी कभी जमीन पे हम लोग काम करते हैं, कभी कभी विचार तैयार करने पड़ते हैं, वैचारिकी पर भी हमको काम करना पड़ता है, पढ़ना लिखना पड़ता है। अब मैं उस वैचारिकी पे काम कर रहा हूँ कि किस तरीके से दलितों की परमानेंट मुक्ति के लिए हम लोग क्या करें। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि दलित परमानेंट मुक्त हो, और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो रास्ता सुझाया उसके बाद उन्होंने कहा कि अगली पीढ़ी उस पर काम करेगी। मैं यहाँ तक छोड़ जा रहा हूँ उसको, और अगली पीढ़ी इसको आगे बढ़ा करके लेकर के जाएगी, और उसके आने वाली पीढ़ी 1 या 2 पीढ़ी में ऐसा होना चाहिए कि दलित परमानेंट रूप से इस जो है शोषण से मुक्ति पा जाए। तो दरअसल परमानेंट मुक्ति किस तरीके से होगी दलित समाज के शोषण से, इसको सोचना चाहिए हम लोग, जबकि हमारा शोषण तो और ज्यादा बढ़ गया। आज देखें कि NCRB का डाटा उठा करके देख लीजिए, दलितों के खिलाफ होने वाला शोषण है उसमें कितनी वृद्धि होगी, 35% की वृद्धि है। आज महिलाओं के खिलाफ होने वाला शोषण में 36-37% की वृद्धि हो गई। तो ये आंकड़े खत्म होने चाहिए थे, कम होने चाहिए थे, और हमको जो है मजबूत स्थिति अपनी दर्ज करा करके, और हमको तो ये दलितों का शोषण परमानेंट खत्म कर देना चाहिए था। लेकिन वो जो मिशन मूवमेंट था, वो मिशन मूवमेंट की विचारधारा खत्म हो गई। अब मैं कहता हूं कि लोग सिर्फ पार्टियां जो है चला रहे हैं, और वो मिशन मूवमेंट जैसा रहा नहीं है। इसीलिए जो है जहां हमको आरक्षण प्राइवेट सेक्टर में लागू कर देना चाहिए था, प्राइवेट सेक्टर छोड़ो, सरकारी नौकरी को बचाना आज मुश्किल हो रहा है, उसका आरक्षण बचाना हम लोगों को मुश्किल हो रहा है। और लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। मैं वैचारिकी पर भी काम कर रहा हूँ, और उसके बाद बहुत जल्दी अब आपको ये दिखेगा कि दलित समाज की जो परमानेंट मुक्ति है उस पर किस तरीके से हम लोग काम कर पाएंगे। मुझे नहीं पता कि मैं स्थायी रूप से उस मुक्ति को दिला पाऊंगा या नहीं दिला पाऊंगा, लेकिन इतनी कोशिश जरूर करूंगा कि आने वाली पीढ़ी तक वो जो जड़ें हैं ब्राह्मणवाद की उसको इतना कमजोर कर दें कि आने वाली पीढ़ी हल्का सा भी अगर हथौड़ी चलाएगी तो वो टूट जाए। अच्छा, मैं दर्शकों को कुछ बताना चाहता हूँ जो मैं बोलना भूल गया था। और साथियों, इनकी जो विशेषता है, ये प्रोफेसर हैं, और इनकी विशेष जो PhD है, आगरा यूनिवर्सिटी से ये PhD हैं। इनकी जो PhD है वो विशेष तौर से मानवर काशीराम साहब पर और बाबा साहब पर है। तो मैं इनसे बहुत प्रभावित हूँ, और इनकी जो विचारधारा है वो सीधे तौर पर हमारे बहुजन महापुरुषों से कनेक्ट करती है, दिल से कनेक्ट करती है। इसी के साथ जय भीम,